प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, और ये जो भी ऑप्शन है मैं भी शॉर्ट टर्म का ज़्यादातर पैसा यहीं इन्वेस्ट करता हूं। तो ऑफकोर्स सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा। किस तरह के फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त या इन्वेस्टमेंट करने के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप खुद से भी यहाँ पे अच्छे फंड्स को सेलेक्ट कर सकें और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, हाइप जरूर करें, और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने से पहले तो ये जानना होगा कि ये शॉर्ट टर्म होता क्या है। मतलब 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, ये क्या होता है। तो देखिए, मेरा डेफिनेशन ये है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, तो मेरा डेफिनेशन ये है, लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं इक्विटी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मीडियम टर्म 5 to 10 ईयर्स, और लेस देन 5 ईयर्स जो होगा उसको शॉर्ट टर्म बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखें ना, तो जैसे प्योर इक्विटी फंड है तो वो हमेशा 5 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। जो हाइब्रिड फंड्स हैं, जहाँ की इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ मिक्स रहता है, वहाँ का इन्वेस्टमेंट होराइजन मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का रखें, कि कम से कम 3 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखें। और 3 ईयर्स से कम का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो उसको आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं। और यहाँ के लिए आपको डेट फंड्स के लिए जाना होगा। तो मैं आज ऐसे ही एक डेट फंड के बारे में आपको बताने, डेट फंड कैटेगरी के कुछ फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और इसीलिए मैं भी यहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो इस वीडियो में जानेंगे बेस्ट शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के बारे में। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है? इक्विटी मार्केट से कुछ भी लेना देना नहीं है ना। इक्विटी ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्रैश कर रहा है, कुछ भी लेना देना नहीं। ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे, और इनका एनी हाउ जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन वो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का भी बहुत ज़्यादा असर यहाँ पे नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत असर पड़ता है। और उसके साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है ना, कि ज़्यादातर ये जो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स का एग्जिट लोड अगर चेक करेंगे तो वो ज़ीरो है। दैट इज़ कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी निकल सकते हैं, एग्जिट लोड नहीं होगा। बट एनी हाउ, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो एग्जिट लोड एक बार जरूर चेक कर लें। यहाँ पे आप कुछ शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के डिटेल चेक कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्कीम नेम है, और ऊपर आप देखिए AUM है, रिटर्न्स है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सारा डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स है, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स है। जब भी रिटर्न चेक करें किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का तो बेंचमार्क के साथ जरूर कंपेयर करें, ताकि पता चल सके कि लॉन्ग टर्म में फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ उसी तरह के फंड्स को सेलेक्ट किया गया है जिसका एटलीस्ट 3 ईयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। दैट इज़, नए फंड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। और साथ ही सिर्फ वैसे फंड को सेलेक्ट किया गया है जिसका AUM थोड़ा बड़ा हो गया, कम से कम 1000 करोड़ से ज़्यादा AUM है तभी ना। छोटे जो स्कीम्स है, 1000 करोड़ से कम का स्कीम है, या फिर नए स्कीम्स है ना, 1 ईयर 2 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड है सिर्फ, तो वहाँ पे उन फंड्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप इन फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे ना, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, क्योंकि सभी कुछ यहाँ पे है, तो देखिए बेंचमार्क से कंपेयर करें। तो मैंने देखिए कुछ रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे देखिए इस रिटर्न को रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है, मतलब कि बेंचमार्क को ये फंड इन होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसी तरह से मैंने कुछ और यहाँ पे कुछ और भी हाईलाइट किया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जो रिटर्न्स है बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, लेकिन दूसरे फंड के मुकाबले यहाँ पे इनका रिटर्न्स काफ़ी कम है यहाँ पे। तो बाकी जो भी आपको दिख रहा है ना, काफ़ी अच्छे फंड्स है, रिटर्न वाइज अच्छा परफॉर्मेंस है। तो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म डेट फंड्स का परफॉर्मेंस फिलहाल चेक करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बट हाँ, हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, इन 3 फंड्स को मैं फ़िलहाल रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे इन फंड्स को मैं रिमूव जरूर कर रहा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये फंड्स बिल्कुल बेकार हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि बाकियों के मुकाबले इनका परफॉर्मेंस थोड़ा कम है, और हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है, इसीलिए हम इसे फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए, ये कुछ फंड्स बच गए, सभी का परफॉर्मेंस आप देखिए ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। मैं बोला हूँ क्यों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि बेंचमार्क से कंपेयर कीजिए आप इनका रिटर्न्स, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सभी जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। बट अगेन हमें कुछ टॉप फंड ही सेलेक्ट करना है, उसके कारण हम यहाँ से भी कुछ फंड्स को फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। रिमूव कर रहे हैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि खराब फंड्स है। मैं फिर से रिपीट करूँ, लाइक बंधन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, DSP बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, कोटक, SBI सभी का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आप
कुछ फंड ही सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कुछ फंड्स को तो आपको निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइनली इन फंड्स को हमने सेलेक्ट किया है। परफॉर्मेंस वाइज ये सारे फंड्स देखिए ना, मतलब ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस में आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपस में देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादातर फंड्स का रिटर्न चेक करेंगे तो एक जैसा रिटर्न है, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है, नो डाउट। तो ये सारे अच्छे फंड्स हैं, किसी पोर्टफोलियो में इस तरह के फंड्स हैं तो उसे अच्छा माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स, नाम तो ठीक है हमने जान लिया, रिटर्न्स भी देख लिया, AUM भी देख लिया, लेकिन अब जानना ये है कि किस बेसिस पे हमें फंड्स को सेलेक्ट करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ऑफ कोर्स एक तो रिटर्न ना, लॉन्ग टर्म एवरेज देखें बेंचमार्क के मुकाबले कैसा दे रहा है, क्योंकि रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए पुराना रिटर्न्स आ गया, इसका कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में भी रिटर्न आएगा, लेकिन एटलीस्ट हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि फंड मैनेजर अच्छी तरह से फंड को मैनेज कर पा रहा है, उसे पता है कि कैसे रिटर्न जनरेट करना है, तो फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है। यहाँ पे देखिए क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए किसी भी डेट पेपर में इन्वेस्टमेंट करें, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करें या फिर डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या किसी भी डेट प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, क्रेडिट रेटिंग ज़रूर चेक करें। आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं ऑनलाइन ना, जो कि ना BBB-, A-, इस तरह के रेटेड वाले पेपर्स बेच रहे हैं, बोल कर कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है, रिस्क नहीं है, लेकिन वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए अगर आप क्रेडिट रेटिंग चेक करेंगे ना, सॉवरिन का मतलब होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो यहाँ माना जाता है कि रिस्क ऑलमोस्ट नील है। AAA भी बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ भी रिस्क बहुत कम होता है रिलेटिवली, और उसके बाद AA और कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉवरिन अगर आप देखें तो ICICI और निपॉन का सॉवरिन बहुत ज़्यादा है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ। AAA देखेंगे तो इन दोनों का सॉवरिन तो ज़्यादा है, लेकिन AAA रिलेटिवली कम है, और इन तीनों का AAA ज़्यादा है। AA अगर आप देखें तो ICICI का AA थोड़ा ज़्यादा है, ऑल्दो AA में सभी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो पेपर क्वालिटी वाइज ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि डिफरेंस है, और तीनों का एक जैसा रफली मैं बता रहा हूँ, और ठीक ठाक पोर्टफोलियो, ऐसा नहीं कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लिया गया है क्वालिटी वाइज, ठीक है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। कभी भी किसी भी डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो इन डिटेल्स को ज़रूर चेक करें। इफेक्टिव मैच्योरिटी मतलब कि जितने भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया, क्योंकि जैसे ये डेट फंड है ना, किसी एक बॉन्ड में तो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में तो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ये लोग ना 40, 50, 60, 70 इस तरह के बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारा पेपर्स होता है, तो उन सबका अलग अलग मैच्योरिटी होता है, एक जैसा मैच्योरिटी नहीं होता है। तो सबका जब एवरेज निकालेंगे ना, वेटेड एवरेज, तो इस तरह का आएगा। तो ये शॉर्ट टर्म है, इसीलिए आपका जो एवरेज मैच्योरिटी दिख रहा है, इफेक्टिव मैच्योरिटी ईयर्स में है, वो काफ़ी कम दिख रहा है ना। और यहाँ पे ICICI का थोड़ा ज़्यादा है रिलेटिवली, बाकियों का तो एक जैसा ही है, ये 4.55 ईयर्स है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन चेक करते वक्त ये बिल्कुल ध्यान में रखें कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि अगर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है मार्केट में, तो उसके कारण आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड्स के रिटर्न्स थोड़े कम होने लगते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो ये जो रिटर्न्स है थोड़े बढ़कर आते हैं, क्योंकि प्राइस और इंटरेस्ट रेट दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट कट होने पर रिटर्न्स काफ़ी बढ़कर आएंगे। लेकिन उसका नेगेटिव ये है कि अगर मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगा तो वहाँ पर रिटर्न्स या तो काफ़ी कम होंगे और कई केसेस में इवन लॉस भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म डेट फंड है, इसीलिए यहाँ पे आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि इंटरेस्ट रेट रिस्क यहाँ पे है, ऑफकोर्स है, लेकिन कम है, क्योंकि मॉडिफाइड ड्यूरेशन हमारा ज़्यादा नहीं है। रिलेटिवली देखें तो एक्सिस ऊपर से देखिए, आदित्य बिरला, एक्सिस या फिर निपॉन, तीनों का मॉडिफाइड ड्यूरेशन रिलेटिवली ज़्यादा अंतर तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा है, इन दोनों का थोड़ा कम है, HDFC और ICICI का। इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाता है तो इन दोनों पे थोड़ा कम असर पड़ेगा इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का, बाकियों पे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। यील्ड टू मैच्योरिटी का, कि अगर कोई बॉन्ड आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो वहाँ पर आपको कितना रिटर्न मिलेगा उससे, ठीक है। ये होता है यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब टोटल रिटर्न। तो यील्ड टू मैच्योरिटी एक्सिस का थोड़ा कम है, ठीक है, लेकिन बाकियों का देखें तो थोड़ा बढ़कर है, मतलब ऐसा तो नहीं कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस। ICICI का रिलेटिवली ज़्यादा है यील्ड टू मैच्योरिटी, ठीक है। इससे पता चलता है कि बॉन्ड किस तरह का रिटर्न आपको जनरेट करके देगा रफली, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो भी ऑफकोर्स जानना चाहिए, कितना खर्च होगा, तो यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है। ICICI का थोड़ा ज़्यादा है और रिलेटिवली आदित्य बिरला का थोड़ा कम है,
ठीक है। लेकिन अगेन देखिए यहाँ पे देखना है किस तरह का रिटर्न ये फंड्स जनरेट करेंगे। तो देखिए रफ आप रिटर्न्स पता लगा सकते हैं रफली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का तो हमें आइडिया नहीं है ना कि फ्यूचर में किस तरह का इंटरेस्ट रेट मूवमेंट होगा। तो रफली इसलिए मैंने लिखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स अप्रॉक्स फिगर है। तो यहाँ पे जो भी यील्ड टू मैच्योरिटी है उससे जब आप एक्सपेंस रेशियो घटा देंगे तो वहाँ आपको अप्रॉक्स रिटर्न मिलेगा, रफली इस तरह का रिटर्न। ऑफ कोर्स इस पे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का असर पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया तो ये रिटर्न थोड़े घटकर आएंगे, जो कि दिख रहा है आपको यहाँ पे ये जो रिटर्न दिख रहा है। और अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा नीचे गया तो ये जो रिटर्न्स दिख रहे हैं आपको थोड़ा बढ़कर आएंगे। ऑफ कोर्स वो इसके मॉडिफाइड ड्यूरेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ भी देखिए कोई खास डिफरेंस है नहीं, एक जैसा ही रिटर्न्स रफली। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से 3 साल के आसपास का है, ठीक है, तो कोई भी 1 या 2 फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फंड्स यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के लिए नहीं जाएं, कोई मतलब नहीं बनता है। मेरे पास भी इसमें से एक फ़ंड है जो कि मेरा फेवरेट फ़ंड है, तो मैं ज़्यादातर जब भी थोड़ा एक्सेस पैसा होता है उसी फंड में रख देता हूँ। तो आप भी अगर चाहें तो शॉर्ट टर्म का पैसा यहाँ पे रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म देखिए, शॉर्ट टर्म का मतलब मेरा ये हुआ 1 ईयर टू 3 ईयर। यहाँ पे अगर आपका प्रश्न आता है ना कि सिर्फ 3 ईयर में क्या निकाल लेंगे, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, नहीं, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप रखना चाहते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन के लिए, थोड़ा डेट में आप अलग से पैसा रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं 5 ईयर्स 10 ईयर्स 20 ईयर्स, जब तक चाहे रख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 1-2 ही साल रखना है फिर वहाँ निकाल लेना है, ठीक। तो यो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन की मैं बात बोल रहा हूँ, 1 से 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जब तक चाहे आप रख सकते हैं। ये फंड तो चलता ही रहेगा और मार्केट में जिस तरह का इंटरेस्ट रेट रहेगा उसी तरह का रफली आपको रिटर्न मिलेगा। सिर्फ इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन शॉर्ट टर्म के साथ ऑफ कोर्स एडवांटेज ये है कि यहाँ पे मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम होता है, तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का कोई बहुत ज़्यादा असर यहाँ पे नहीं पड़ेगा। और इंडिया में एनी हाउ इंटरेस्ट रेट ज़्यादातर कट हो चुका है, यहाँ से ज़्यादा रेट कट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर जीडीपी में प्रॉब्लम आता है ग्रोथ में तो शायद 1 से 2 रेट कट, शायद, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। और वहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ने का भी फिलहाल चांस नहीं है। ये भी फॉर श्योर है कि भाई नेक्स्ट ईयर तो एटलीस्ट कोई चांस नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ने का। देखते हैं जब होगा तो एनीहाउ मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर मैंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उनमें से कुछ टॉपिक्स को कवर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।